आज हम वेव एंड ऑसिलेशंस पेपर सेकंड की थर्ड यूनिट प्रारंभ करते हैं। थर्ड यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक है वह है नॉइज एंड म्यूजिकल साउंड। शुरुआत में अपने थर्ड यूनिट के प्रारंभ में अकोस्टिक में कुछ इस तरह के पद हैं जिनसे हम परिचित हैं और जिनको हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ भी है। आप जानते हैं, जब किसी माध्यम में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है तो साउंड की उत्पत्ति होती है। मैकेनिकल डिस्टरबेंस उत्पन्न करने के लिए जो डिवाइस प्रयुक्त की जाती है वह साउंड का सोर्स कहलाएगा। हम अलग अलग सोर्स से साउंड को दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नॉइज कहलाएगा, सेकंड कैटेगरी इसका म्यूजिकल साउंड कहलाएगा। नॉइज का अर्थ है एक नॉन पीरियोडिक मैकेनिकल डिस्टरबेंस द्वारा उत्पन्न वह ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगती है, असुविधाजनक प्रतीत होती है, नॉइज कहलाती है। ध्यान रहे, इस प्रकार का जो मैकेनिकल डिस्टरबेंस होता है वह नॉन पीरियोडिक होता है। यह इर्रेगुलर है, नॉन पीरियोडिक है, डिसकंटिन्यूअस है। मैकेनिकल डिस्टरबेंस का व्यवहार, यह डिस्टरबेंस बहुत छोटे समय के लिए उत्पन्न होता है और एक जटिल प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, हॉर्न बजाएं, बंदूक से गोली चलाएं, अथवा कोई विस्फोट हो, अथवा कोई टिन की चादर पर पत्थर मारने पर जो ध्वनि उत्पन्न है, वो सभी प्रकार की जो ध्वनि है वो नॉइज के प्रकार है। मैंने पहले चित्र में नॉइज के केस में जो तरंग आकृति है, अथवा हम कह सकते हैं उसका विस्थापन वक्र को दिखाया है। आप इस डायग्राम 3.1 से देख रहे हैं कि नॉइज का कोई निश्चित आवर्तकाल अथवा निश्चित आवृत्ति नहीं है, अर्थात इसके आवर्तकाल और इसके एम्पलीट्यूड इर्रेगुलर होते हैं। साउंड का जो सेकंड वर्ग है, दूसरा जो क्लास है, वह म्यूजिकल साउंड कहलाता है। म्यूजिकल साउंड मैकेनिकल डिस्टरबेंस के द्वारा एक पीरियोडिक साउंड उत्पन्न होती है। यह सुनने में अच्छी लगती है, कानों को प्रिय है तथा यूनिफॉर्म होती है। इस प्रकार की जो ध्वनि होती है हम उसे म्यूजिकल साउंड कहते हैं। इस प्रकार म्यूजिकल साउंड पीरियोडिक होगी, रेगुलर होगी तथा कंटिन्यूअस भी होगी। सोर्स से उत्पन्न होती है। इसके अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। सितार की डोरी को खींचने पर अतः हारमोनियम से जो उत्पन्न ध्वनि है, बांसुरी की जो ध्वनि है, इवन द साउंड ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, सभी म्यूजिकल साउंड कहलाएंगी, क्योंकि ये तरंगें आवर्ती होती हैं, पीरियोडिक वेव होती है और इनमें आकृति, आयाम, फ्रीक्वेंसी में नियमितता पाई जाती है। मैंने नॉइज और म्यूजिकल साउंड की एक टेबल बनाई है। जो विषय अभी तक बता रहे थे उसको टेबल के द्वारा दोनों में अंतर पैदा किया गया है। आप देख रहे हैं खास अंतर क्या है कि जो नॉइज है वह मैकेनिकल डिस्टरबेंस के किसी सोर्स के द्वारा जो साउंड क्रिएट होती है वह इर्रेगुलर है, नॉन पीरियोडिक है,
जबकि म्यूजिकल जो साउंड है वह कंटिन्यूअस है, रेगुलर है, पीरियोडिक है। इस प्रकार का एक तुलनात्मक अध्ययन हमने इनके द्वारा किया है। सच्चाई तो ये है कि म्यूजिकल साउंड और नॉइज में स्पष्ट जो अंतर है वह ऑब्जर्वर के कान की संवेदना पर निर्भर करता है। अब हम मानव कर्ण, ह्यूमन ईयर एंड इट्स रेस्पॉन्स पर विचार कर रहे हैं। मैंने इस चित्र में मानव के कर्ण की संरचना प्रदर्शित की है। आप देखिएगा, इसके प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं: बाह्य भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। बाह्य श्रवण नलिका बाह्य कर्ण से प्रारंभ होकर ड्रम झिल्ली, जिसे हम कर्णपटल कहते हैं, पर समाप्त होती है। कर्णपटल के पीछे मध्य कर्ण की एक कैविटी होती है और इस मध्य कर्ण में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जिन्हें हैमर, एनविल और स्ट्रिप कहते हैं। ये कर्णपटल को आंतरिक कर्ण से जोड़ने का कार्य करती है। मध्य कर्ण की युष्टकी नलिका गले से जुड़ी होती है। आंतरिक कर्ण में एक कैविटी के अंदर एक श्रवण तंत्रिका भी होती है और इस कैविटी में भी 3 हड्डियां अर्धवृत्ताकार नलिका के रूप में होती हैं। आंतरिक कर्ण से मध्य कर्ण के बीच में जो संबंध स्थापित करने के लिए 2 द्वार, फेनेस्ट्रा रोटेंटा तथा फेनेस्ट्रा ओबिलिस होते हैं। आंतरिक कर्ण के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे एंडोलिप कहते हैं। ऐसा माना जाता है विभिन्न म्यूजिकल साउंड की जो पिच है और जो क्वालिटी है उसकी पहचान मेनली कर्ण के कोक्लिया भाग के द्वारा की जाती है। हमने इस चित्र में इस भाग का क्रॉस सेक्शन प्रदर्शित किया है। यह आधार झिल्ली, जहाँ श्रवण तंत्रिका के तंतु समाप्त होते हैं, के द्वारा 2 स्केल तथा मध्य कर्ण सोपान में बटी होती है। अगर हम रेस्पॉन्स ऑफ ईयर की बात करें तो आप चित्र देखिएगा। कर्ण के प्रतिदान के संबंध में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। एक हेल्महोल्ट्ज़ सिद्धांत है, दूसरा टेलीफोनिक सिद्धांत है। पहले हम हेल्महोल्ट्ज़ सिद्धांत की विवेचना करते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ सिद्धांत के अनुसार जब बाह्य कर्ण के द्वारा एकत्रित ध्वनि तरंगें श्रवण नलिका में भेजी जाती हैं तो वे जाकर कर्णपटल से टकराती हैं और उनमें फिर पुनरुत्थित कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। ये कंपन मध्य कर्ण के हेमर तथा दूसरा पार्ट जो एनविल है, तीसरा पार्ट स्ट्रिप द्वारा आंतरिक कर्ण के फेनेस्ट्रा ओविलिस से होकर कोक्लिया पर पहुंचते हैं और इस भाग पर पहुंचने के उपरांत ये कंपन तरल पदार्थ द्वारा दोनों कोष्ठों में संचरित हो जाते हैं, जहां पर ये झिल्ली के उन तंतुओं के द्वारा अनुनादित कंपन उत्पन्न हो जाते हैं जो उस विशेष आवृत्ति पर ट्यून होते हैं। इस प्रकार इनके संगत तंत्रिका तंतु संवेदित होकर
ध्वनि को मस्तिष्क में भेजते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि पिच और विभिन्न प्रबलता की ध्वनियों के द्वारा झिल्ली की विभिन्न भागों में कंपन उत्पन्न होते हैं, जिसमें हमें विभिन्न पिच व विभिन्न प्रबलता का अनुभव होता है। दूसरा इसका जो रेस्पॉन्स का सिद्धांत है वो टेलीफोनिक सिद्धांत है। टेलीफोनिक सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि बाह्य कण के द्वारा एकत्रित ध्वनि तरंगें श्रवण नलिका में भेजी जाती हैं। तो टेलीफोन अभिग्राही के डायाफ्राम की भांति संपूर्ण आधार झिल्ली कंपन का कार्य करता है तथा मस्तिष्क स्वयं विभिन्न पिच तथा विभिन्न प्रबलता की ध्वनियों में अंतर पैदा करता है। आज के व्याख्यान में हम एक छोटा सा आर्टिकल और विवेचना करना चाहते हैं, वो है लिमिट्स ऑफ ऑडियोबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर। सामान्य रूप से मनुष्य के कर्ण की जो सुग्राह्यता है, तीव्रता आवृत्ति के दीर्घ परास में बदलती रहती है। साधारण मनुष्य के द्वारा जो आवृत्ति परास सुनने की होती है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज की होती है। साधारण मनुष्य के जो कर्ण के द्वारा ये जो ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता सुनी जाती है, हम इसको थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ ऑडियोबिलिटी कहते हैं। साधारण कर्ण के लिए 1000 हर्ट्ज आवृत्ति पर इसका मान लगभग 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। इस स्थिति में ध्वनि की तीव्रता को 0 डेसिबल माना जाता है। 0 डेसिबल तीव्रता क्या होगी, हम इस बात को अब समझ सकते हैं कि जब मनुष्य के कर्ण के द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता, जो न्यूनतम तीव्रता कान सुन सके, हम उसको 0 डेसिबल के रूप में मेजर करते हैं। श्रव्यता की दिहली तीव्रता का मान विभिन्न आवृत्तियों पर भिन्न होगा तथा इसका मान 1000 हर्ट्ज आवृत्ति के दोनों ओर, अर्थात आवृत्ति घटाने पर और आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ता है। ऑडियोबिल फ्रीक्वेंसी की न्यूनतम सीमा 20 हर्ट्ज एवं अपर लिमिट 20,000 हर्ट्ज पर इसका मान लगभग 100 डेसिबल हो जाता है। तो ध्वनि की वह तीव्रता जिसके ऊपर कान में पीड़ा की संवेदना होने लगे, उसको हम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ पेन कहते हैं। इसका मान श्रव्य आवृत्ति की सीमा के अंतर्गत सभी आवृत्तियों के लिए लगभग 120 डेसिबल होता है। हमने चित्र में ऑडियोबिल फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आवृत्ति के साथ तीव्रता का वितरण प्रदर्शित किया है। धन्यवाद।